हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो आपको 17 वीडियो ऑलरेडी हम यहाँ पर करवा चुके हैं और आज आपका यह 18वां वीडियो होने वाला है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज आपका शुरू करते हैं, 18th वीडियो होने वाला। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। देखिए शासनकाल वही है जिस तरह से पूछते हैं कि किस वंश के द्वारा जो है वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण जो है करवाया गया था। तो यहाँ पर चोल या आपका साम्राज्य राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चोल साम्राज्य के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और अगर आपसे कभी इसका राजा पूछा जाए कि किस शासक ने करवाया, तो राजा राज जो प्रथम था, यानी राजा राज प्रथम के द्वारा, जो कि चोल शासक था, उसने यहाँ पर वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया हुआ था और यह राजा राज के द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसको राज राजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। आपको याद रखना है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे राज राजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि इसको जो बनवाने वाले थे वो प्रथम राजा राज रहे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए डीपीएसपी की बात करी गई है, लेकिन नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो किस भाग में दिए गए हैं। तो भाग यानी कि इसका जो होगा वो हो जाएगा 4 आपका, यानी कि भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकार कौन से उस भाग आपके दिए हैं भाग में, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। और अगर आपसे मौलिक कर्तव्य पूछ लिया जाए तो वो 4A में दिए हुए हैं, यानी कि भाग जो 4A है उसके अंतर्गत दिए गए हैं। आपका डीपीएसपी का यहाँ पर आपके पूछा जाए अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर के, यानी आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक आपको दिए हुए हैं। तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका दिया गया है। बाकी इसके साथ साथ अगर हम और देखेंगे यहाँ पर चीज़ें, देखिए अगर आपसे कभी ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको किस देश से लिया गया, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। तो आयरलैंड से इनको लिया गया है। मौलिक अधिकार की अगर आपसे बात करी जाती है कि कहाँ से लिए गए हैं, तो जो मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं अमेरिका से। आपसे अगर मूल कर्तव्य की बात करी जाए तो वो लिए गए हैं रूस से। तो ये याद रखना है, क्योंकि संविधान में कौन से देश से क्या लिया जा रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो होता है जो डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। बाकी अगर बात करें तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि प्रारूप समिति के सदस्य थे, यानी कि आपसे अगर पूछा जाए कि जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के अंदर, तो वो रहे हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके सिद्धांतों को भारतीय संविधान की नवीन विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया था। और मौलिक अधिकारों के साथ साथ जो था नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी संविधान का दर्शन और संविधान की आत्मा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है। देखिए अगर यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या की बात करें कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है यह किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है ब्रह्मपुत्रा नदी पर, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी पर जो है ये बनी हुई है। इसके साथ साथ अगर आपको बताएं तो ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ पर है, तो ये असम में है। और इसी ब्रह्मपुत्रा जो नदी पर एक बना हुआ है माजुली द्वीप, अगर आपने कभी सुन रखा हो, अगर आपसे पूछा जाए कि माजुली द्वीप कहाँ है, तो ये असम में है। और यह पुत्र नदी पर बना हुआ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ ये याद रखना है, असम में जो होता है अम्बुवाची जो मेला है, अम्बुवाची का मेला जो है वो गुवाहाटी में लगता है, यानी कि असम में लगता है। क्योंकि गुवाहाटी में क्या है कि एक कामाख्या देवी का मंदिर है और वहीं पर जो है अम्बुवाची का मेला लगता है। तो असम से आप 5 चीज़ें 6 याद रखेंगे। पहली चीज़, ब्रह्मपुत्रा नदी असम में है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ब्रह्मपुत्रा नदी पर माजुली द्वीप बना हुआ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। गुवाहाटी में आपका कामाख्या देवी मंदिर है जिसमें कि अम्बुवाची का मेला लगता है, ये याद रख लेंगे। और इसका बिहू आपका त्यौहार याद रख लेंगे कि बिहू आपका होता है असम राज्य से संबंधित, 1 साल में 3 बार मनाया जाता है। और सत्रिया नृत्य आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये शास्त्रीय नृत्य है
असम का, जो कि वर्ष 2000 में शामिल किया गया शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में, और सबसे बाद में इसको शामिल किया गया है। इतना आपको याद रखना है। और इसके जो प्रतिपादक थे वो थे शंकर देव। तो ये इतने फैक्ट आप याद रख लेंगे तो क्वेश्चन में आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। तो बाकी अगर इसके बारे में बात करें तो बांग्लादेश सीमा से सदिया के बीच 891 किलोमीटर लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया गया था। इसे 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। पांडु बंदरगाह राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करें कि सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बंदरगाह यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी। देखिए, द्वैध अगर शासन प्रणाली की बात करें कि इसकी शुरुआत जो है वो किसके द्वारा करी गई, तो इसकी शुरुआत करी गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। यानी कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करी थी, जो कि 1757 से लेकर 1760 के दौरान, और एक बार फिर से 1765 से लेकर के 1767 के बीच बंगाल का गवर्नर बना हुआ था। उसने 1757 में प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया हुआ था। बाकी अगर बात करें तो भारत में द्वैध शासन प्रणाली की जो शुरुआत है रॉबर्ट क्लाइव ने ही करी हुई थी। तो अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि जो द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत है वो किसके द्वारा करी गई बंगाल में, तो वो करी गई रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 1765 में करी जाती जब ये पुनः बने हुए थे, और यही पहले बंगाल के गवर्नर भी हुआ था। अगर रॉबर्ट क्लाइव, अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो वो रॉबर्ट क्लाइव ही रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, कृषि जनगणना कितने वर्षों में करी जाती। देखिए, अगर कृषि जनगणना की बात करें कि कितने वर्ष में करी जाती, तो प्रत्येक जो है 5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष में जो है यहाँ पर जनगणना करी जाती, कृषि जनगणना, और इसका आयोजन कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। और कृषि जनसंख्या में आपके परिचालन संपत्ति से संबंधित आंकड़ों को जनगणना के माध्यम से तैयार किया जाता है। और पहली बार जो थी कृषि जनगणना वो 1970 से 71 में की गई थी, यानी कि 70 से 71 में करी गई थी। नेक्स्ट आगे देख लेंगे क्वेश्चन, आर के नारायण की पुस्तक निम्नलिखित में से कौन थी। देखिए, ऑप्शन आपको वहां पर दिए गए थे, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है इसी तरह से कि आर के नारायण की जो है पुस्तक कौन सी होगी। तो सबसे जो इनके लेखन में महत्वपूर्ण है, पहला तो मोस्टली जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है मालगुडी डेज, यानी कि जो मालगुडी डेज पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई। दूसरी आती है द मैन ईटर ऑफ मालगुडी। द गाइड इनकी कई बार पूछी जाती है, तो द गाइड तो बिल्कुल याद रखनी है। स्वामी एंड फ्रेंड्स और द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये है जिसमें कि आपको मालगुडी डेज और द गाइड, ये 2 पुस्तक आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि 1900 द गाइड के लिए उन्हें 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इसलिए इसको द गाइड भी याद रखेंगे। 1958 में इनको साहित्य पुरस्कार दिया गया था, द गाइड वाली जो बुक इन्होंने लिखी हुई थी। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। देखिए, बंगाल विभाजन की बात करें तो काफ़ी आपका ये जो हुआ था पूरी तरह से ये 1905 में, यानी कि 1905 में होता है। साधारण सा ये तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या थोड़ा घुमा करके अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये उस समय जो तत्कालीन वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन रहे हुए थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। और ये आपका जो यहाँ पर आपका जो घोषणा हुई थी 16 अक्टूबर 1900 आपको 5 को लागू हुआ था, और इसकी जो घोषणा है वो 19 जुलाई को कर दी गई थी 1905 में। और 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग ने इसे वापस भी ले लिया था। तो कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन को वापस लेने वाला कौन था, वो लॉर्ड हार्डिंग थे। किस वर्ष लिया गया, 1911 थे आपका। और कभी कभी जब ज़्यादा डीप होता है तो ये पूछ लेते हैं कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसका होने का जो तत्कालीन कारण था वो क्या था। तो तत्कालीन जो है कारण भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इन चीज़ों को जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि जो वज्जी है, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी। अगर वज्जी की बात करें कि जो वज्जी संघ है उसकी राजधानी कहाँ थी, तो देखिए वज्जी की बात करें या आपकी व्रज्जी की, प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों में से एक रहा हुआ था। यानी कुल 16 महाजनपद थे बौद्ध टाइम में, उनमें से एक ये आता था। यहाँ 16 में महाजनपद के बारे में बात कर लेंगे ताकि आपको बिल्कुल याद रखें। देखिए, आपका कंबोज था, उसकी राजपूत थी। मत्स्य की बात करें तो विराट थी।
अस्माक की बात करें यानी अस्मक, उसकी पटना थी। अंग की जो थी चंपा थी, आपको याद रखना है। वत्स की बात करें कौशाम्बी रही हुई थी। अवंती की उज्जैन और माहिष्मती होती थी। काशी की बनारस थी आपकी। कौशल की श्रावस्ती थी। सूरसेन की मथुरा थी। मगध की आपकी पाटलिपुत्र या ग्रीवराज आपका राजगृह वगैरह था। चेदी की जो थी सुक्तमती थी। तो ये आपके महाजनपद थे जिनकी यहाँ पर रही हुई थी। और उसके बाद आपका बचा था पांचाल, जिसकी काम्पिल्य थी। मल्ल, कुशीनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ और गांधार की तक्षशिला रही हुई थी। तो यहाँ से अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो इन 16 महाजनपद को आपको याद रख लेना है कि इनके जो राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो इनमें से गलती ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है। सबसे ज़्यादा अगर जनगणना की बात करेंगे किस राज्य की है तो ये उत्तर प्रदेश की थी सबसे अधिक, ये सभी को पता है। क्योंकि जब सबसे अगर कम की बात करी जाती तो सबसे कम जो जनसंख्या थी वो थी सिक्किम की। सबसे कम सिक्किम की रही, सबसे जो अधिक थी वो थी उत्तर प्रदेश की। और ये जनगणना जो थी किस नंबर की थी अगर आपसे कभी पूछा जाए 2011 वाली, तो ये 15वें नंबर की थी। और आज़ादी के बाद से अगर आपकी काउंट करी जाए तो फिर ये 7वें नंबर की थी। आज़ादी के पहले से भी जब काउंट करते हैं तो 15वें नंबर की थी। और 1872 में अगर आपसे कभी पूछे कि पहली बार जनगणना कब हुई थी तो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और अगर आपसे पूछे कि आधिकारिक रूप से पहली जनगणना कब हुई तो वो हुई थी 1881 में, 1881 हो जाएगा। बाकी 2011 की जनगणना का जो आपका थीम था यानी आदर्श वाक्य रहा हुआ था वो हमारी जनगणना हमारा भविष्य रहा हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगर इसमें थोड़ा आपको बता दें तो सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य था वो उत्तर प्रदेश था। सबसे कम आज़ादी वाला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश था वो लक्षद्वीप था। उच्चतम जनसंख्या के वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था, सभी को पता है। उच्चतम लिंगानुपात किसका था तो उच्चतम जो लिंगानुपात था केरल का था। और उच्चतम जो साक्षरता थी वो थी केरल की। उच्चतम जो घनत्व था वो बिहार का। और न्यूनतम अगर आपसे घनत्व पूछ लिया जाता तो फिर वो था अरुणाचल प्रदेश का। तो इतने यहाँ पर याद रख लेंगे मोस्टली। देखिए आपको ज़्यादा डीप में देखेंगे तो आपको एक भौकाल सीरीज मिल जाएगी। अगर आप ज़्यादा डीप में ये सारे चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप भौकाल सीरीज देखिए, उसमें जो है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी, हर टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि निम्न में से किस दशक में भारत की जनगणना जो है नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। तो ये 1911 से लेकर के 1921 का समय था जब भारत की जो जनगणना है वो नकारात्मक दर्ज करी गई थी। इसमें जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज करी गई। और वर्ष 1921 को वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एकमात्र जनगणना वर्ष था और जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई हुई थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कथक नृत्य में किस नृत्यांगना को पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी दोनों पुरस्कार मिला। देखिए कथक की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। और इसमें जो पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी दोनों पाने वाली कलाकार थी वो थी सितारा देवी, जो कि भारत की एक प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक रही हुई थी। और इनको संगीत नाटक अकादमी, पद्मश्री और कालिदास सम्मान सहित कई पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। सितारा देवी जो थी नृत्य की शास्त्रीय कथक शैली की एक भारतीय नर्तकी की थी जिनको यह सारा कुछ मिल चुका है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया था जिसमें उसे पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। तो ये था 1600 यानी कि वर्ष 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ से क्या किया, एक चार्टर हासिल कर लिया था जिसके तहत उसे अन्य ब्रिटिश व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा के बिना ही पूर्वी देशों से व्यापार करने का साधन मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा के तहत कितने दिनों की रोजगार की गारंटी है। तो देखिए मनरेगा के तहत बात करें तो इसमें 100 दिन का कुल रोजगार मिलता है, यानी कि 100 दिन का रोजगार मनरेगा के तहत मिलता है। और महात्मा गांधी ग्रामीण राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो था वो 2005 में इसका शुरुआत होता है। और इसे आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के द्वारा शुरू कर दिया गया था। 2000 आपके इसकी 6 में शुरुआत हुई थी,
2005 में ये पारित किया गया था और इसमें क्या था कि जनादेश प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चाल के एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर पर सेकंड इसका मात्रक होता है और किसी वस्तु की जो चाल होती है उसकी स्थिति के परिवर्तन का आपका परिमाण होता है। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये अदिश होती है कि सदिश। तो चाल जो होती है वो एक अदिश राशि होती है और रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चाल का आम इकाई किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और बाकी अगर आपसे बात करें, ये आपकी जो चाल होती है ये कभी आपकी ऋणात्मक नहीं होती, ना तो आपकी शून्य होती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि A.R. रहमान एक भारतीय फिल्म संगीतकार, रिकॉर्ड निर्माता, गायक और गीतकार हैं। उन्हें किस वर्ष ग्रैमी पुरस्कार मिला हुआ था। तो A.R. रहमान की बात करें तो एक भारतीय फिल्म संगीतकार, रिकॉर्ड निर्माता, गायक और संगीतकार थे। इन्हें ग्रैमी जो पुरस्कार मिला वो वर्ष 2010 में जो है इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। A.R. रहमान एक भारतीय फिल्म संगीतकार रहे हुए थे और 2010 में जो है भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया हुआ था। और वर्ष 2009 में अकादमी पुरस्कार, पद्म श्री पुरस्कार वर्ष 2000 में और ग्रैमी पुरस्कार 2010 में इनको मिला हुआ था। और 2010 में ही इन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ था A.R. रहमान को। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो ये आपको पहले भी बता चुके हैं, ये अरुणाचल प्रदेश का था। नेक्स्ट है कि खिचड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए खिचड़ी पर्व की बात करें तो ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। और मकर संक्रांति के पर्व को उत्तर प्रदेश में ही खिचड़ी के नाम से जानते हैं। पंजाब और आपका जो हरियाणा वगैरह होता है वहाँ क्या होता है कि इसे लोहड़ी बोल देते हैं, है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। तमिलनाडु में पोंगल होता है, गुजरात में आपका पतंग महोत्सव हो जाता है। तो ये अलग अलग नामों से हर जगह जानते हैं। नेक्स्ट है 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में जनसंख्या के मामले में किस देश को पीछे कर दिया है। देखिए जनसंख्या के मामले में 2023 में भारत ने जिस देश को पीछे किया वो चीन है। सभी को पता है एक ही देश जनसंख्या के मामले में आगे था। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो दुनिया की सबसे अधिक आबादी है मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया। यानी कि दुनिया के लगभग 2.4% भूमि वाला देश भारत कुल वैश्विक आबादी के लगभग 5वें हिस्से का घर है। यानी कि यहाँ पर 20% जो पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन होता है। देखिए पानी में घुलनशील की बात करें तो बी और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पानी में घुलते हैं। बाकी ए, डी, ई, के यानी कि ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। पानी में घुलनशील विटामिन वो होते हैं जो शरीर के ऊतकों तक ले जाते हैं लेकिन शरीर में जमा नहीं होते। विटामिन सी और विटामिन बी के जो कुछ रूप होते हैं, जो इसके कॉम्प्लेक्स रूप, वो पानी में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं और वसा की तरह ही अवशोषित करके लाए जाते हैं। इसमें कि आपका विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई आता है और विटामिन के आता है। तो ये जो है चारों आपके वसा में घुलनशील हैं। बाकी बी और सी जो होता है जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ पर करी गई। देखिए एनी बेसेंट ने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी हुई थी और अगर इस हिंदू कॉलेज की बात करें तो बनारस में इसकी है जो स्थापना करी हुई थी। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जहां हिंदू धर्म और पश्चिमी वैज्ञानिक विषयों दोनों को पढ़ाया जाता था। और कॉलेज के 1916 में बनारस हिंदू जो कॉलेज था उसके गठन के लिए इसको केंद्र भी बनाया गया था। नेक्स्ट है कि पौधों में पानी देने के लिए प्रयोग की जाने वाली तकनीक क्या कहलाती है, जिसमें संकीर्ण नालियों का प्रयोग करके पानी सीधे पौधों की जड़ों में दिया जाता है। तो ये जो आपका पौधों के डायरेक्ट जड़ों में दिया जाता है इसे आपका ड्रिप सिंचाई बोलते हैं। यानी ड्रिप सिंचाई के माध्यम में जड़ों में सीधे दिया जाता है। और ड्रिप सिंचाई एक ऐसी प्रणाली होती है जिसे बूंद सिंचाई प्रणाली के रूप में भी जानते हैं। और यह लगातार अंतराल पर ड्रिपर्स या एमीटर के माध्यम से आवश्यक मात्रा में पानी को सीधे जड़ क्षेत्रों या पौधों के आधार पर लगाने की एक विधि है। और जो ड्रिप सिंचाई होती है सक्रिय नालियों के माध्यम से फसलों की सिंचाई करने की एक तकनीक जो है
होती है। तो देखिए ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर हमने करवा दिया, आपका 18th वीडियो आपको करवा दिया। एग्ज़ाम आपका जब 14, 15, 16 यानी 16 नवंबर से आई थिंक, तो उससे पहले देखिए अभी 15 दिन बचे हैं, 15 आपको और करवा देंगे। ये मानिए आपका 18 और 15 आपका 35 प्लस वीडियोज़ हो जाएंगे इंपॉर्टेंट क्लासेस के, जिसके अंदर आप मान लीजिए 35 अगर मैं देखिए अगर मैं आपको डेली 10 क्वेश्चन भी करवाता हूँ तो आप सोचिए कि 35 अगर आपको वीडियोज करवा दिए तो 10 क्वेश्चन भी करवाए तो आपको 350 क्वेश्चन। इसमें फैक्ट इतने बता देते हैं कि एक क्वेश्चन में आपके 4 फैक्ट भी लगा के देते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आपके 1500 हमने क्वेश्चन करवाए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्लेलिस्ट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको बस क्या करना है कि वीडियो को लाइक ना किया हो तो सेशन को लाइक करके जाइए, समाप्त हो गया। शेयर कर दीजिए दोस्तों में अगर कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि देखिए हर एग्जाम का आपको एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। बाकी सारी अपडेट वगैरह और जो PDF होंगी वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएंगी, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।